Hello and welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. This is Basit sir welcoming you to your own classes, The Tutors. Today we are going to complete chapter number 1 which we started in this week, previous week. ठीक है, तो आज हमारे पास 3 टॉपिक है: एंड ऑफ कोल्ड वॉर, पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड एंड ग्लोबलाइजेशन. दिस इज चैप्टर नंबर 1 ऑफ पॉलिटिकल एंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर डेवलपमेंट, political development. Okay, so let us get started. End of Cold War. The Cold War that had dominated international politics since 1945 came to an end. Cold War जो start हुआ था 1945 में वो खत्म हो गया. It lasted for 45 years. It was a war between two nations. कौन से दो नेशंस? अमेरिका एंड सोवियत यूनियन, दैट इज रशिया. It was an important event that happened towards the end of the last century. There were many reasons for the end of the Cold War given. Okay, अभी Cold War खत्म हो गया और लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी यानी कि 1990 और 1999 के बीच में ये कोल्ड वॉर खत्म हो चुका था. और क्यों खत्म हुआ था उसके कुछ रीजंस थे, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे. जैसे कि The Soviet Union adopted the policy of opening up the economy. सोवियत यूनियन ने जो पहले उनकी इंटरनल इकोनॉमी जो थी उनकी, वो उनके कंट्री की वजह से ही चलती थी. बट they started to adopt the international economy. They opened their economy for the world. अब उनके कंट्रीज में कोई भी कंट्री बिजनेस कर सकती है. उनकी कंट्री के लोग कोई भी कंट्री में जाकर बिजनेस कर सकते हैं. सो सोवियत यूनियन ओपनड अप इट्स इकोनॉमी. The state loosened up its control of the economy. वो जो कंट्री थी उन लोग का जो कंट्रोल था इकोनॉमी पे वो चला गया. अब उनका कंट्रोल, उनकी इकोनॉमी पे जो कंट्रोल था वो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे थे. पहले सिर्फ गवर्नमेंट की कंपनीज वहां पर हुआ करती थी, बट देन प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो स्टार्टेड टू सेट अप देयर ओन बिजनेसेस ओवर देयर. द देन प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन मिखाइल Gorbachev implemented the political policies of perestroika, that is restructuring, and glasnost, that is openness. उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की. वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, रिपीटिंग द नेम अगेन बिकॉज बहुत डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस है वो उनका नाम. उन्होंने कुछ सर्टन पॉलिसीज बनाई जिसमें उन्होंने ये बोला कि वी आर reconstructing our economy, we are opening our economy, we are making an economy which is not at all restricted. मतलब कोई ऐसा काम नहीं होगा हमारी इकोनॉमी में जिससे कोई भी कंपनी के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे, जिससे कोई भी कंपनी को ओपन होने में या वाइड स्प्रेड होने में या कोई भी, मतलब बोलते हैं ना, उनको अपना बिजनेस अगर एक्सपांड करना है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी उनकी खुद की कंट्री में अगर उनको करना है तो. ठीक है, there will be no any hurdles. ठीक है. Due to these policies, the control over the media reduced. Important changes took place in political and economic spheres. That is, these spheres were restructured. This gave impetus to democracy. अब वहाँ पर डेमोक्रेटिक एक्टिविटी चालू हो गई. बहुत सारी पॉलिसीज नई फ्रेम होना चालू हो गई. बहुत सारी पुरानी पॉलिसीज जो थी, जो खराब पॉलिसी मानी जाती थी, जिसकी वजह से कंपनी, यू कैन से कंट्री का डेवलपमेंट हिंड्रेंस में आ रहा था. ठीक है, इकोनॉमी को पीछे लेके जाने वाली जो भी पॉलिसीज थी उसको बंद कर दिया गया. जो भी नई पॉलिसीज बनाई जा रही थी उससे इकोनॉमी का डेवलपमेंट ही हो रहा था. नए कंपनी सेटअप हो रहे थे. कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन डेवलप हो रहा था. ठीक है, और ज़्यादा डेवलप हो रहा है. As the European countries under the influence of the Soviet Union adopted the capitalist and democratic paths, the regimes that there changed. अब जो कंट्री सोवियत यूनियन के अंडर में आते थे उन कंट्रीज ने भी डेमोक्रेटिक एक्टिविटी चालू कर दी और उन्होंने भी वो रोड ऑफ डेवलपमेंट चुना जो सोवियत यूनियन ने चुना. The Soviet Union disintegrated and several new nations were created out of it. Russia was the biggest country in the Soviet Union. अब सोवियत यूनियन एक अलग कंट्री थी, रशिया एक अलग कंट्री है. मैं स्टार्ट से रशिया बोलते आ रहा हूँ तुम लोग को, बट कहीं ना कहीं स्टिल आई बिलीव दैट रशिया, मतलब पूरा पार्ट तो रशिया का ही था ना, तो रशिया ही हुआ ऑलमोस्ट.
बट सोवियत यूनियन एक बहुत सारी कंट्रीज का एक यूनियन था। वो कंट्रीज में एक रशिया भी थी जो सबसे बड़ी कंट्री थी। जब वो सोवियत यूनियन टूटा, जब उनकी यूनिटी टूटी, तो ये रशिया एक ऐसी कंट्री थी जो सबसे बड़ी कंट्री इमर्ज होकर आई। ओके, पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड। The Cold War came to an end with the disintegration of Soviet Union, which till then had been a superpower. Soviet Union सबसे सुपर पावर माना जाता था एशिया में, और you can say that after अमेरिका सबसे सुपर पावर माना जाता था। As a result, major changes took place. अगर उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, वो सुपर पावर का डिसइंटीग्रेशन जब हुआ, वो सुपर पावर जब टूटा, तो रशिया एक सबसे बड़ी कंट्री थी जो उसमें से निकली। अब ये डिसइंटीग्रेशन की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड में, उस सोवियत यूनियन के आजू बाजू की कंट्रीज में, और खुद सोवियत यूनियन में, रशिया में। ठीक है, तो वो क्या क्या चेंजेस थे देखते हैं हम लोग। अमेरिका रिमेन द ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सबसे पहले अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों सुपर पावर हुआ करते थे, बट देन इफ द सुपर पावर, वन सुपर पावर सोवियत यूनियन, इफ इट गॉट डिसइंटीग्रेटेड, देन अमेरिका इज द ओनली सुपर पावर व्हिच इज लेफ्ट राइट नाउ। टिल देन अभी तक सुपर पावर नेशन नहीं है उसके टक्कर में कोई। A conducive atmosphere prevailed for the growth in trade and economic relations between and amongst nations. Capital, labor, market and information circulated throughout the world. Ideas spread freely as well. जब ये कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो पूरी दुनिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक लहर उठी थी। इंफॉर्मेशन, लेबर्स, कैपिटल्स, मार्केट, डेवलपमेंट, राइजिंग, ग्रोथ, डेवलपमेंट, हर एक चीज का, ये सारे वर्ड्स पूरे दुनिया में स्प्रेड होना चालू हुए। हर कंट्री अपने बारे में सोच रही थी, और हर कंट्री एक दूसरे के साथ रिलेशन इंप्रूव करने के बारे में सोच रही थी, डेवलपमेंट करने के बारे में सोच रही थी। As all nations of the world decided to give priority to trade relations, सबने सोचा, पूरी कंट्रीज ने, दुनिया की सारी कंट्रीज ने ये सोचा कि अब वॉर जैसा कुछ भी नहीं करना है, बहुत टाइम पास हो गया है, पूरा 100 साल हम लोग ने लड़ लिए, अब हमको ट्रेड रिलेशंस बढ़ाना है एक दूसरे के साथ, रिलेशंस बढ़ाने हैं हमको, एक्टिविटीज बढ़ानी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ध्यान देना है। The idea of giving aid to other nations fell behind. Instead, efforts began to made to establish economic relations. The description of a country which was opposed to another has now changed from enemy nations to rival nations. पहले का आइडिया क्या था कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हो गया तो एक दूसरे की हेल्प करना है, बट अब वो प्लान चेंज हो गया। अब हेल्प नहीं करना है, अब डेवलप भी नहीं करना है, अब सिर्फ रिलेशन इंप्रूव करना है। Now, what does this particular thing means? India is trying to help certain nations। हम लोग अब हमने certain nations को help करते करते हमने वो आइडिया ही चेंज कर दिया कि हमको हेल्प नहीं करना है, अब हमको सिर्फ अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखना है। वो अच्छा रिलेशन कैसे मेंटेन रखेंगे हम लोग? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटी करके वगैरह वो सब। ठीक है, if we are doing import and export activity with certain countries, if we are practicing such an activity with certain countries, that means our relation is becoming stronger and stronger day by day with that country, whichever the country it would be। ठीक है, अब ये जब हमने रिलेशन इंप्रूव किया है उस कंट्री के साथ, तो अल्टीमेटली वी आर बिकमिंग पॉलिटिकली स्ट्रांग, and that particular country is also developing with the help of our goods which we are providing to them when we are exporting to them and they are importing from us। ठीक है, जो भी पहले कंट्रीज एक दूसरे के एनिमीज हुआ करते थे उनको एनिमी नेशंस अब नहीं बोला जाता है, उनको राइवल नेशंस बोला जाता है, कॉम्पिटिटिव नेशंस बोला जाता है। ठीक है, और वो कोई भी कंट्री हो सकती है, लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, वी आर, ऐसा माना जाता है कि हमारी कंट्री एनिमी नेशन है, बट हम एनिमी नेशन नहीं बोलते, हम लोग राइवल नेशन बोलेंगे। हम लोग एक अच्छा बेटर वर्ड यूज करेंगे फॉर अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एंड नॉट टू स्पॉइल द स्पिरिट ऑफ दैट पर्टिकुलर राइवलरी। ठीक है, the responsibility of the United Nations has increased. The United Nations now has to take more concrete steps to maintain global peace and security. ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, अच्छा मेंटेन रखने के लिए जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन चालू किया गया था वो आज भी है, और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है ताकि वो लोग ग्लोबल पीस को, जो अभी तक मेंटेन है, जो बिगड़ा तो है कुछ ना कुछ वजह से, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीज में कुछ ना कुछ चल रहा है, टेररिज्म एक्टिविटी चल रही है, बट वो उनका इंटरनल मामला है। अगर उन लोग ने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को बोला है तो वो सॉल्व करके देगा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन उन प्रॉब्लम्स को जो प्रॉब्लम्स इमर्ज हुई है किसी कंट्री के बीच में। इफ इंडिया इज फेसिंग सर्टेन प्रॉब्लम्स, अगर इंडिया का प्रॉब्लम इंटरनेशनल लेवल पे चला जाता है
तो वो इंडिया का प्रॉब्लम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन सॉल्व करेगा, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे कंट्री में है नहीं. वी हैव अ गुड रिलेशन फ्रॉम लास्ट 70 years विथ ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड. ठीक है. Environmental protection, fostering of human rights, gender equality and management of natural calamities now acquired a global dimension. पहले सिर्फ डेवलपमेंट और अभी भी डेवलपमेंट के बारे में ही कंट्री सोचती है, बट कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड सर्टेन टाइप ऑफ एनवायरमेंटल से रिलेटेड बातें भी होना चालू हुई है. ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम लोग को डेवलपमेंट के साथ साथ अपने एनवायरनमेंट पे भी ध्यान देना, और उसके लिए भी बहुत सारे सर्टेन लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं पूरे थ्रू आउट दी वर्ल्ड, और उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसको फॉलो नहीं किया हम लोगों ने तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस और वो सारी कंट्रीज जो इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन लोग हमारे ऊपर सर्टेन टैक्सेस इम्पोज कर सकते हैं इफ वी डू नॉट फॉलो दी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर necessary to preserve the environment properly. Okay. Now the last topic for the day is what is globalization. Globalization. After the end of the Cold War, trade and economic activities relations between countries became more open. As been mentioned before, capital, labor market and information began circulating globally. The give and take of the ideas among people all over the world grew. Due to the revolution in information technology, different events and development began to be known everywhere. The boundaries between nations did not remain as sacrosanct as they were before. As these processes are together called globalization, just as globalization has brought us benefits, it has also caused losses. For example, as the economies of different countries got linked with each other, trade increased, unification grew, plenty of products became available in the market, but at the same time the gap between the poor and the rich nations did not reduce. Okay. So this is the end of the chapter, but अभी लास्ट करेंगे, पहले एक्सप्लेन करते हैं हम लोग. ठीक है. ग्लोबलाइजेशन में यहाँ पर होता क्या है पता है, हम लोग एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं. मैंने तुम लोग को चैप्टर के स्टार्ट में ही बताया था कि एलपीजी पॉलिसी होती क्या है. एलपीजी, एल मतलब लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन एंड जी मतलब जो भी का टॉपिक है वो है ग्लोबलाइजेशन. ठीक है. So these three things are linked with each other. Liberalization मतलब freedom, privatization मतलब private companies, और globalization मतलब at global level. Freedom for private companies to do business at global level. Freedom to do for private sector to do business at global level. इसको बोलते हैं LPG policy या liberalization, privatization, globalization, जो भी बोला है तुम लोग उसको बोल सकते हो. Now certain things are written in the paragraph of globalization. What are those things? Globalization is nothing but whenever a country opens up its economy and वो इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़ती है. पहले इंडिया में सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का राज चलता था, फिर प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आए 1991 में, और हमने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया. हम लोग ने पूरी दुनिया में हमारी कंपनीज को स्प्रेड कर दिया. हम लोग ने पूरी दुनिया से लोगों को बोला कि आओ और हमारी कंट्री में कंपनीज खोलो. हमने पूरी दुनिया की कंपनीज को इनवाइट किया कि कम एंड इन्वेस्ट इन आवर लैंड, मेक बिल्डिंग्स, यूज आवर रॉ मटेरियल्स एंड सेल योर प्रोडक्ट्स इन आवर कंट्री. हमने क्या किया, हमने पूरे वर्ल्ड में वही काम किया. हमने हमारे इन्वेस्टर, हमारे जो बिजनेसमैन है उनको बोला कि पूरी दुनिया में जाके बिजनेस करो और वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को बेचो. समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन. Ultimately, you are spreading your business throughout the world. Ultimately, you are inviting the whole world to do business in your own country. You are increasing your import and export activities. You are importing from all over the world. You are exporting to all over the world. ठीक है. पूरी दुनिया के साथ तुम लोग कोशिश करते हो कि तुम लोग ग्लोबली अपना इकोनॉमिक रिलेशन इम्प्रूव करने की कोशिश करो. बट ये ग्लोबलाइजेशन से एक चीज अभी तक नहीं हुई है. गरीब कंट्री अभी भी गरीब है, अमीर कंट्री अभी भी अमीर है, जो मिड लेवल की कंट्रीज है अभी भी मिड लेवल पे है. कुछ भी चेंजेस नहीं आए, सिर्फ रिलेशन इंप्रूव हुआ है, थोड़ा सा पीसफुल एक्टिविटीज बढ़ गई है, बाकी और कुछ चेंजेस तो हुआ नहीं है. ओके.
So this was it with this chapter. We studied about few topics in this chapter. We studied about colonies, we studied about World War One, we studied about League of Nations, we studied about World War Two, we studied about United Nations Organization, Cold War and Globalization. ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक्स हम लोग ने पढ़े and we covered it in 4 lectures. I hope you will have understood this lecture as well as the previous 3 lectures, and all together हमारा चारों लेक्चर जो हुआ है उससे तुमको चैप्टर समझ में आया कि मैंने क्या सिखाया है. ओके, सो विद दैट सेड, this was Basit sir to you signing out, but before that I would like to say, if you are new to this channel, don't forget to subscribe it. शेयर करना मत भूलो, अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप स्टेटस से रखो और सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ लोगों का, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये लेक्चर को पहुंचाने की कोशिश करो. लाइक करके जाना, अगर यहाँ तक देखने के बाद नहीं पसंद आया तो भी डिसलाइक कर सकते हो, बट डिसलाइक का ऑप्शन तो होता है, बट हमको सिर्फ लाइक करना है. ठीक है, सो डो नॉट फॉरगेट टू डू ऑल दी 3 एक्टिविटीज़. अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो वीडियो, बार बार देखो. तुम्हारा नेट, अगर तुमको बार बार वेस्ट नहीं करना है नेट, तो एक बार डाउनलोड करके देखो. ओके, वीव्स तो उतने ही रहने वाले. ओके, सो थैंक यू सो मच.